अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कि आप सब लोग ठीक हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, हल्की आवाज रही है आपकी। अच्छा, तो अब तेज हुई है? जी बेहतर हुई। ठीक हो गया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी सर, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अब यकीनन आप सब भी ठीक हैं। आसिया, आप स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। मैंने जी सर। शो हो रही है यहाँ पे? जी सर। हाँ चले, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। तो आपकी तबीयत ठीक है? सब खैरियत है घर में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, शुरू करें जी। आसिया से शुरू करते हैं। वीडियो बेटा ऑन रखी है आपने अपनी? जी सर, ऑन की हुई है, नहीं शो हो रही? हो रही है, हो रही है, हो रही है। बाकी लोग अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी सर, स्टार्ट करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर एंड माय डियर फेलोज। To I am Asya Rahman. My lecture is about psychoanalytic critical theory. सर स्लाइड आगे कर दें। जी सर मैं इसको जूम कर लूं थोड़ा सा, ये वर्ड्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। वर्ड छोटे नजर आ रहे हैं? सर मैंने खुद से जूम कर लिया अपनी तरफ से। चलें, ठीक है गुड। Psychoanalytic criticism is a technique of psychoanalysis. A psychoanalytic critic exposes the latent content and manifest content in a work. मतलब ये जो साइको एनालिटिक क्रिटिक होता है ना, ये एक्सपोज करते हैं लेटेंट कंटेंट को, मतलब जो हिडन कंटेंट होता है उसको, और मैनिफेस्ट जो यानी कि ज़ाहिरी कंटेंट होता है किसी भी वर्क का, उसको एक्सपोज करते हैं। The founder of this theory is Sigmund Freud. So next. जी इसकी इम्पोर्टेंस ये है इस थ्योरी की, डिकोड सैम्बल्स, इमेजेस एंड मेटाफर्स। ये यानी कि सैम्बल्स को और इमेजेस को एंड मेटाफर्स को जो है इसकी वजाहत करती है, डिकोड्स करती है। asserts that nonsense is meaningful, यानी कि इसमें जो नॉनसेंस मतलब एक्ट हो रहे होते हैं किसी भी प्ले में, तो उसको यानी कि मीनिंगफुल जाहिर करती है। जैसे कि हमने एक प्ले पढ़ा था वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का था। उसमें जो मतलब 4 कैरेक्टर थे, तो उनके जितने भी एक्ट वो हो रहे थे, एक्टिविटीज कर रहे थे वो स्टेज पर, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो नॉनसेंस मतलब थी, कोई उनकी सेंस नहीं थी। तो फिर जब उसकी साइको एनालिटिकल एनालाइज किया गया उनको, तो फिर वो काफी मीनिंगफुल हो गए। Analyzes and evaluates the characters expression of both the reader and writer's inner conflict. So next.
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ने यहाँ पे आना था डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। तो इनमें डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म जो होती है ना, वो काइंड होते हैं बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि इसमें जो है बायोग्राफी बताई जाती है। लेकिन साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है is a theoretical framework for the analysis of the literature। मतलब इसमें किसी करेक्टर की पर कोई जब थ्योरी अप्लाई कर दी जाती है, तो क्रिटिकल थ्योरी जो अप्लाई कर दी जाती है, तो इसको कहते हैं साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, देयर आर टू मॉडल्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। फर्स्ट मॉडल जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सेकंड मॉडल जो है वो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फर्स्ट मॉडल कॉन्शियस जो होता है वो जिससे हम यानी कि टोटली अवेयर होते हैं, किसी भी बात से टोटली अवेयर होना। लेकिन सब कॉन्शियस जो होता है उससे हम अवेयर तो होते हैं, लेकिन वो हमारी जो है करंट अवेयरनेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आज जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ तो सबको पता है कि ये मतलब कॉन्शियसली हम सब जानते हैं कि ये क्या है, कि साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस है, सॉरी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, तो जब हम सोचेंगे कि ये कौन से हैं, तो कुछ टाइम सोचने के बाद जब हमारे माइंड में आ जाएगा कि डिफेंस इतने थे, 100 से भी ऊपर थे या इस तरह, तो वो बातें जैसे जैसे हम याद करते जाएंगे और हमें याद होती जाएंगी, तो वो हमारी सबकॉन्शियस है। मतलब इससे हम अवेयर तो होते हैं, लेकिन ये हमारी करंट अवेयरनेस नहीं होती। और अनकॉन्शियस जो है, इससे हम टोटली अनअवेयर होते हैं, यानी कि हमारी बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, जो हमें याद नहीं रहती। और इड एंड ईगो, सुपर ईगो। इड ये हमारे इनके बचपन का है होता है, जिसपे हम कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और इससे लोग क्या सोचेंगे, इससे मतलब हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता। हमें सिर्फ अपनी ख्वाहिश जो होती है ना उसको पूरा करना होता है कि ये चीज हमें चाहिए तो हर सूरत चाहिए, हमें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जो ईगो होती है वो ये होती है कि हमें चीज तो चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि चीज हमें इस वे में चाहिए कि लोग भी कुछ ना कहें, और मतलब एक प्रॉपर वे में हम कोई चीज हासिल करें। जैसे अब एक बच्चा है, उसको ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ हमें खाने लो मैं सामान लेके आना कुछ अपना। मतलब एक बच्चा है, उसको पैसों की जरूरत है, तो साथ पर्स पड़ा हुआ है, वो वहां से पैसे उठाना चाहता है, लेकिन उसकी इड तो है कि उसे पैसे चाहिए। लेकिन वो जब ये करता है कि मतलब ऐसे अंदाज से उठाए कि किसी को पता ना चले, इधर उधर पहले वो देखेगा, फिर उसके बाद वो पैसे उठाएगा। मतलब उसने अपनी इड को फॉलो किया, लेकिन उसने ये भी सोचा कि लोग इसमें मतलब एक गलत इम्प्रेशन ना पड़े। सर और आ रही हैं चीजें। जी क्या हो रहा है? सर यहाँ पे ना मुझे कोई और चीजें ऐसे शो हो रही है, मेरी स्लाइड जो है गुम हो गई है। क्या शो हो रहा है? मतलब लास्ट लेक्चर है इस तरह कुछ लिखा हुआ है। आसिया, सर अब ठीक हो गया। हम्म। और सुपर ईगो जो है ये मतलब हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है कि अच्छाई बुराई क्या है। अब मतलब हम चोरी कर रहे हैं, तो ये जो सुपर ईगो होगी ये हमें इस चीज से अवेयर करेगी कि चोरी करना जो है बुरी बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह के, तो ये सुपर ईगो होती है। सर नेक्स्ट ये स्लाइड। आपने ये तीनों चीजें पढ़ी, कहाँ से पढ़ी थी? इड, ईगो, सुपर ईगो। सर ये हमारा एक लेक्चर हुआ था, सर आमिर साहब ने दिया था, तो फिर वहीं से कुछ तैयारी की थी। अच्छा, तो जैसे बोल रहे हो वैसे ही उन्होंने बताया था? सर वैसे तो नहीं बताया था, लेकिन कुछ इंटरनेट से भी देखे थे, और ये एग्जांपल्स जो हैं जो खुद से समझ आई है ना, वो ऐसे बता रही हूँ। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हो नहीं सकता, ये है ही गलत। आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इड, ईगो, सुपर ईगो का।
ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं और बंदूरा की भी हैं, ये फ्राइड की भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है इस पे काम। ये जी सर। हम कहते हैं ना कि ईगो हर्ट हुई है, तो ये हिडन जी सर। हिडन आपकी एक इंटेग्रिटी होती है, इसको ये नेगेटिव नहीं होती, दैट इज पॉजिटिव मच। और जी इड सर। इड उसकी इनिशियल स्टेज है कि आप सोचते हैं कि आपके साथ बुरा ना हो, आपको कोई हर्ट ना करे। तो वो जब जी उसकी सर। हाईएस्ट पावर है, जो उसकी मोर ऑथेंटिकेटेड एंड मच फोर्सफुल पोजीशन है, दैट इज द ईगो। एंड सुपर ईगो तो फिर इंतहाई जिद वाली पोजीशन है। इनको आप जरा दोबारा पढ़िएगा और ये फिर किसी वक्त बताइएगा। सर चले ये आगे चले। YouTube पे कुछ लेक्चर देखे थे तो किन के उनमें थे? कुछ इस तरह के कंसेप्ट आ रहे थे, किन हो सकता है गलत हो। जी सर। किन के थे? कोई रेफरेंस है उसका? सर सर मैं वीडियो डाउनलोड करके ना हम्म। फिर सेंड कर सकते। अब नाम नहीं मुझे उसका याद है, जो जो प्रोफेसर थे, फीमेल थी कोई। ये जब चीज़ें इस तरह से कहीं से लेते हैं तो उसका रेफरेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और रेफरेंस लोगों को जी बताया जाना सर। चाहिए कि जी हमने ये देखा है और ये लिया है। यस तो सर। इसके बगैर नहीं बात बनती। चलें आगे चलें। जी सर। सर ये टॉप 10 डिफेंस मैकेनिज्म है, ये फ्रॉइड ने ही पेश किए थे। फर्स्ट में इसका डिनाइल है। तो डिनाइल एक ऐसा मतलब कि होता है कि तो जब हम ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या वजह थी ये पढ़ने की? प्रेजेंटेशन का ये टॉपिक लेने की वजह क्या थी? सर ये साइको एनालिटिक थ्योरी का। हाँ जी। सर ये इसलिए है कि जब कोई राइटर कुछ लिख रहा होता है ना, तो उसकी जो साइकी है वो किस किस लिहाज से लिख रहा है, तो और करेक्टर जो है उसने किस तरह के रखे हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें राइटर की थोड़ी साइकी की समझ आती है और करेक्टर पे अप्लाई किस तरह हो रही है, ये चीजें, इसलिए हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। मतलब किसी का माइंड को पढ़ना, आपको ये उसको टॉपिक इंटरप्रेट करना फिर। आपको ये टॉपिक मैंने दिया था? जी सर। क्यों दिया था? वजह क्या थी? सर वजह क्या थी? हम्म। हम्म, सर पता नहीं। सुभान अल्लाह। तो भाई कोई टॉपिक जब मैंने दिया, साइन किया, तो क्या कोई आर्टिकल था? मैं क्या पढ़ा रहा था? कॉन्टेक्स्ट क्या था कि मैंने कहा आप ये काम करें? सर वो तो रिसर्च का आपका एक था, उसमें ये मतलब कि इसकी नफ्सियात के कुछ टॉपिक थे, मतलब थेरीज थी, तो आपने उनमें से दिया था, यही टॉपिक क्लास था मेरा, क्लास तो मैंने उसको क्लास में तैयार कर लिया। आपको पता ही नहीं आप क्यों किया है। क्लास में से कोई और बताएगा जी ये हमने क्यों दिए थे? सर ये टेक्सचुअल एनालिसिस जब कर रहे थे ना सर, उससे रेलेवेंट अगर। कितना उससे रेलिवेंट है? क्या चीज़ थी टेक्सचर एनालिसिस में? टेक्सचर एनालिसिस करते हुए क्या चीज़ आई जी थी सर। का ये इस पे आप काम करें? सर वही टेक्स्ट एनालिसिस में टेक्स्ट के ऑथर ने, राइटर ने किस तरह से लिखा है करेक्टर के बारे में, अगर साइको एनालिसिस करेंगे सर्च में जाएंगे बस ये सर ना, उस चीज में। ईद का गोश्त खा खा के आप लोगों की मेमोरी जो है काम छोड़ गई इस साल की, और मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं कोई काम करवा रहा था, जिस काम को करते करते एक स्टेज आई थी, उसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी, वो पढ़ने के बाद मैंने कहा कि इसमें ये वाली स्लाइड जो है इस पे आप अब काम करेंगे और उसमें ये देखेंगे। दैट वाज क्रिटिकल टेक्सचुअल एनालिसिस। मतलब ऐसे ही अंधाधुंधी तो नहीं चीज़ पकड़ा दी ना कि ये पकड़ने की आप करके आए। जी बाकी लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बोलें ज़रा। सर मैं बताऊं सर। जी बताएं। सर हुआ ये था कि जो टॉपिक असाइन किए थे ना, उससे रिलेटेड इन्होंने आर्टिकल्स लेने थे, और आर्टिकल्स लेके तो उसमें से डाटा सेलेक्ट करके तो प्रेजेंटेशन देनी थी। एज इट इज मतलब नहीं देनी थी, टेक्स्ट अप्लाई करना था उस पर। जैसे हमने लास्ट टाइम दी थी, वो आर्टिकल लिए थे, उस आर्टिकल में से डाटा लेके तो डाटा को पुट करके तो वो प्रेजेंट करना था।
इसका मतलब है तुम्हें भी कख नहीं पता कि क्या काम था। कोई और बताएगा? हेलो, क्लास में से कोई और बताए कि ये सूरत हाल क्यों पेश आई थी, जो हम काम सर कर रहे मैं हैं क्यों बताऊं? किया था? अपना नाम बताएं पहले। आफिया सलीम। आफिया सलीम, यस सर। जी बोलिए, क्यों कहा था हमने? सर आप रिसर्च मेथड्स फॉर टेक्सट एनालिसिस पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर लिटरेरी अप्रोचेज आई थी जो कि विलियम जे हैंडी और मैक्स वेस्ट ब्रुक ने डिवाइड की थी 6 अप्रोचेज को। तो वो 6 अप्रोचेज आपने वो 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड की थी। वेरी गुड, थैंक यू आफिया। यस तो ये वो है कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमने ये कहा था कि इन पे काम करना है। तो आप लोगों ने इसको इतना इजी लिया हुआ है। जो प्रेजेंट कर रही है वो कह रही है बस मुझे टॉपिक मिला था तो मैंने कर दिया। और दूसरे एक साहब बोल रहे हैं तो वो कहते हैं जी आपने आर्टिकल दिए थे। कब कब मैंने आर्टिकल कहा था भाई? खुदा का नाम लें, जैसे जैसे पेपर करीब आ रहे हैं आप कहाँ भाग रहे हो? चलें जी, आप क्या नाम है उस लड़की का? सर आसिया। आसिया। करें आप अपना। ये आफिया सलीम की तो प्रेजेंटेशन नहीं थी तो उसे याद है। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं काम भी करते हैं। सर नो उनकी सर भी थी। चलो वही सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं। पढ़ा है तो जेन में है ना। चलें चलें आगे चलें। सर अब तो सारी भूल गई कि क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट चलें जी, कौन है? आफिया आप करोगी? सर। आपका क्या है? सर फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म। जस्ट होल्ड अ मिनट। आई एम आफिया। किस नाम से आपकी आई हुई है पावर पॉइंट मुझे? सर प्रेजेंटेशन आफिया सलीम। नहीं, मेरे पास मिकदाम की है, आसिया की थी, मरियम मुनीर की है। आपने मुझे ईमेल की हुई है? नो सर, मैंने मुजाहिद भाई को सेंड की थी और मैंने उनको और कहा था। मुजाहिद को मैंने 2 दफ़ा ईमेल की है कि ये डाउनलोडेबल नहीं है, इसको सेंड करें ताकि डाउनलोड हो सके। क्यों मुजाहिद, आपने ईमेल नहीं पढ़ी अपनी? सर सॉरी, मैं वो ईमेल नहीं चेक कर सका सर। मैं अभी कर देता हूँ, फिर दूसरे से इससे सुभान इनसे अल्लाह। थोड़ी देर से ले ली। तो सदके जाऊं, ये जो जो काम करते हैं उसको बाद में देखते भी हैं। आप सॉरी सर, क्या मैं नहीं कर सकता। मैं अभी हफ्ते में करता हूँ सर मैं। हफ्ते में 1 दफ़ा ईमेल देखते हो? नहीं सर, वो जब कोई मेल करनी पड़े तब भी देखता हूँ सर। वैसे यार कोई मेल आ जाए सर, जब नोटिफिकेशन। सारा काम ही ऑनलाइन है तो ये तो ईमेल के जी सर। नोटिफिकेशन तो हर मिनट बाद आते रहते हैं, हम तो देखते रहते हैं। आपको नोटिफिकेशन नहीं आया था? नहीं सर, वो मुझे नहीं आया। मैं सॉरी सर, मैं देख अच्छा करता यार, हूँ कैसी फॉरवर्ड। उठाने वाली बातें कर रहे हो कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आया। सुबह का मैंने ये किया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आया। सर अभी मैं चेक। मरियम मुनीर आप आए। यस सर। मरियम मुनीर, इनके बाद आफिया आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना वीडियो ऑन करें और स्टार्ट करें। मैं कर रही हूँ। इज दिस मरियम मुनीर? इज दिस मरियम मुनीर 004? यस सर। ओके, स्टार्ट प्लीज। कैन यू सी योर presentation here? यस सर, आई कैन सी माय प्रेजेंटेशन। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप ये मैं एवरीवन इज डूइंग सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपको कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। सॉरी, जी म्यूट ऑल। अब आप अपना अनम्यूट खुद करें। ठीक है जी। everyone will be doing great. Today the topic of my presentation is archetypal approach. थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा करो अपना। सर अब बेहतर हो? हाँ, माइक भी आपके कंप्यूटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो, उसको भी ज़्यादा कर लो। सर बेहतर हो कुछ? जी आप शुरू करें, शुरू करें।
Slide please. First of all, I would like to define what is the basic meaning of archetype. The word for word meaning is that archetype is a very typical example for certain person or thing. Like it can be an adjective, and sometimes it can be a noun too. In literature, when we are reading a certain piece of literature, the archetype is a typical character or an action or a situation that seems to represent universal patterns of मरियम human nature. मरियम वो कोई मज़ा नहीं आ रहा, आपकी साउंड को इतनी समझ नहीं आ रही। समझना आपका काम है, मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं सही सुनाई दे रही। मैं एक सर अब आ रही है सही या पहले ही बेहतर थी? अब ठीक है कुछ। जी सर। According to Oxford Dictionary's, archetype is a very typical example of a certain person or a thing. When we read a literary text, archetype can be defined as a typical character, an action, or a situation that seems to represent universal patterns of human nature. Basically, a literary text can wholly be interpreted on the basis of archetypes. If I am an author and I am going to write a literary work, archetypes can be considered to make the basic characters, to form the action and all the situations included in it. An archetype is also known as a universal symbol, maybe a character, a theme, a symbol, or even a setting. It is often regarded that the archetypes generate similar reaction from every person who is reading that text. So next slide present please. The concept of archetype was introduced by Plato, but the theory we read today is basically formed by Carl Jung. Carl Jung was a Swiss psychologist who argued that the root of an archetype is in the collective unconsciousness of mankind. The collective unconscious is regarded that everyone has that collective unconscious which generates the similar reaction from everyone around the world. The phrase collective unconscious refers to experiences that are common in all humanity. These experiences include things such as love, religion, death, birth, life, struggle, and survival. These experiences exist in the subconscious of every individual and are recreated in literary works or in other forms of art. So, next. Now we come to the archetypal approach, which is the basic topic of today's presentation, on the basis of which we can interpret any text. It is also called as mythological criticism, and mythological criticism studies recurrent universal patterns underlying most literary works. For example, the hero's journey. It combines insights from a variety of academic disciplines, anthropology, psychology, history, comparative religion. It concerns itself with demonstrating how the individual imagination shares a common humanity by identifying common symbols, images, plots, etc. So next slide. So next slide, please. आगे ये next slide. Mythological critics identify archetypes पानी which होता है. are. Ji sir? Nothing. Symbols, characters, situation, or images evoking a universal response. It is an approach to literature which assumes that there is a collection of symbols, images, characters, and motifs. Which are also called archetypes that evokes basically the same response in people. So next. Here is a table which tells us about the archetypes of character. On the right side, there is a link. I have specially placed this link for all my class fellows who want to explore this topic more, because
I have limited time and limited number of slides. While this topic is very vast and covers uh, so much that it cannot be expressed in such short time, here I will briefly tell you about the archetypes of character. I will just keep it short. For example, there is an archetype of creator. In every literature, there is something about creation or start of not in every literary work, but there are some characters which we can assume that they are creator. Their motivation is stability and control, and their aim is that they can be created. It is the motto of the author that they are going to create it, and the core desire of the creator is कि वो कोई ऐसी चीज create करे which holds some value. There is another example of a hero. जो hero है, he is regarded as a person जो कि एक literary text में he takes risks, or he is regarded as a master of his skills. Like if there is a king, so he is regarded that he is suitable for kingship, or either he is not suitable for kingship. It is up to us to interpret the archetypes. Uh, so next slide. So next slide, please. So next slide, please. Now I will talk about Carl Jung's archetypes. Jung claimed to identify a large number of archetypes but paid special attention to four. Jung labeled these archetypes as the self, the persona, the shadow, and the anima and animus. Jung described archetypal events: birth, death, separation from parents, initiation, marriage, the union of opposites, archetypal figures as great mother, father, child, devil, god, wise old man, wise old woman, the trickster, the hero. If we are studying a literary work, we can see that there are characters, there are events, and there are some figures we regard as specific. Like if there is a hero, then we know that he is a hero. If we, the self, the persona, the shadow, and the anima, animus are the other uh, characteristics of characters, which are the basic concern of Carl Jung's theory. So next slide. Archetypal motifs are the apocalypse, the deluge, and the creation. Now I'll give some examples from literature. In Winter's Tale, Paulina is a very brave woman who thinks that women are no less than men. The animus is that characteristic which assigns male characteristics to female characters. Paulina here shows the archetype of animus because she is a brave and courageous woman, and bravery and courageous archetypes are mostly related to male characters. Cordelia in King Lear is a mother figure of sympathy, suffering, and noble spirit. When we read King Lear, it is she is a loyal daughter, and she is a very patient figure. So the archetype of mother figure is related to Cordelia. Perdita in The Winter's Tale is the daughter of Hermione Leontis, embodies an abandoned child archetype, as we know that at birth she was exiled from her motherland and separated from her mother.
Goneril and Regan, the two unnatural daughters of King Lear, are the villain archetypes depicted as the personification of demonical cruelty and filial ingratitude. As we have read all these plays, so we can relate all these archetypes with these characters. एक मिनट, ये आफिया को बात करने दें। आफिया, आप जरा बात करें। हेलो। नो आफिया, सर, नो सर। ये क्या प्रॉब्लम है आपके इसको पावर पॉइंट को, वो फिर डाउनलोड नहीं हो रही या मुजाहिद को भेजी ही नहीं आ रही? अजीब बात है। मुजाहिद, मसला क्या है इसके साथ? सर आई डोंट नो, अभी तो फॉरवर्ड किया मैंने सर। तो यार फॉरवर्ड आपने सुबह भी 2 दफा की थी। सर मैंने वो देखी है, मेमोरी भी चेक की है कि फुल स्लाइड जा रही है जितनी उसकी मेमोरी है। पता नहीं अब सर क्या हो रहा है। उसको अटैच कैसे करते हो? तो जहाँ से अटैचमेंट करते हैं सर वहीं से सर। मैंने 2 दफा लिखा है कि अनलोडेबल नहीं है, अगेन ये अनलोडेबल नहीं है, मेरे पास तो अनलोड नहीं हो रही। अगेन करता हूँ। आफिया, आपको नहीं ईमेल करना आती? क्या मसला है आपके साथ? नो सर, कर देती हूँ मैं। मतलब आगे से आगे फलां करेगा फलां करेगा फलां करेगा, टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना भी, लोगों का भी। जी फिनिश करें मरियम, चलें बात करें। Sir, I would like to ask all my class if there are any questions or if there is anything they want to ask, they are most welcome. ये जो डायग्राम आपने बनाई हुई है ये क्या कहती है? डायग्राम जरा समझाएं सबको। शो हो रही है? Yes, sir. ये रिजवानुल्लाह कुछ कहना चाह रहा है, अनम्यूट करें जी आप अपना। रिजवानुल्लाह अनम्यूट करें और पूछें क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहती हूँ प्रेजेंटर से कि ये तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का टॉपिक है, इस तरह से क्या ताल्लुक है? हाउ शी कैन कंटेक्चुअलाइज दिस? आप क्लास में शुरू से ही है ना, जब फयाद ने हमने क्लास शुरू की है? जी सर। ओके, बताएं जी इसका रिसर्च से क्या ताल्लुक है, बजाय इसके कि मैं जवाब दूं आप दें जवाब। रिसर्च ये ताल्लुक है कि जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले टर्म पेपर्स लिखे थे, दे आर काइंड ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो जब हम कोई भी टेक्स्ट को इस क्रिटिकल जो कार्ल यूंग की साइकोएनालिटिक थ्योरी विच इज कॉल्ड और आर्केटाइपल क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, अगर हम इस थ्योरी से किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना चाह रहे हों, उस पर रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हों, तो हम इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। ना भी लिखना चाह रहे हो तो अभी आफिया ने एक बात की थी जब मैं सवाल कर रहा था आसिया से, तो आफिया ने उसका एक जवाब दिया था। वही जवाब इसका है कि टेक्सचुअल रिसर्च जो है जब वो कंडक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू, क्या नाम था उसका आफिया, ज़रा बोलने दोबारा। हेलो आफिया सलीम, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। और रिपीट करें ये जो टॉपिक है ये कहाँ से है, वो क्या था? सर रिसर्च मेथड्स फॉर टेक्सचुअल और लिटरेरी रिसर्च, लिटरेरी अप्रोच इसका टॉपिक है, और विलियम जे हेनरी और मैक्स वेस्ट ब्रूक ने ये 6 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो ये चाहे हमारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन हमें टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए इसको स्टडी करना है, इन 6 ग्रुप्स को। नहीं, इस ग्रुप में टेक्सचुअल जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो ये यूज़ होगी। सवाल किसका था? जब सवाल करते हो तो बोला करो भाई। रिजवानुल्लाह, समझ आई बात? जी सर। सर एक और क्वेश्चन भी है। बोलो। तो सर इंटरप्रिटेशन के लिए तो हम मार्क्सिज्म भी यूज करते हैं, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल। तो ये सारे हम रिसर्च से किस तरह लिंक करते हैं? ये तो लिटरेरी थ्योरीज है इंटरप्रिटेशन के लिए। दीज आर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस टू टेक्स्ट। आपने मेरे ख्याल लड़की का जवाब नहीं सुना, मुझे आपको शो कराना पड़ेगा। सर मैंने सुना है लेकिन क्लियर नहीं हूँ मैं। सुना है तो फिर उसने कुछ कहा है ना? सर वो इंटरप्रिटेशन की बात कर रही है, वो अलग चीज है। ये जरा सुन, देखें सामने स्लाइड एक नजर आई है? जी सर। क्या लिखा हुआ है इस पे? William J. Handy and Marx divided criticism into 6 broad groups.
formalist criticism, genre criticism, archetypal criticism, psychoanalytic criticism, historical criticism and interdisciplinary criticism. ये कब करते हैं हम? सर ये तो criticism में approaches to text, how to interpret a text. तो क्या criticism जो है ये रिसर्च का कंपोनेंट नहीं है? So how we can say this is the component of research? Okay. ये वाला स्लाइड पढ़ें, इसका मतलब है आप पढ़ते कोई नहीं हो। ये वाली स्लाइड पढ़ें जरा। सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन कंफ्यूज हूँ सर कि हम इसको किस तरह रिसर्च से हम लिंक करते हैं। यार आपका कंफ्यूजन ही ठीक कर रहा हूँ ना, मतलब 3 घंटे मैंने पिछले लेक्चर में लगाए, 3 घंटे आप फिर लगाऊं, आपका कंफ्यूजन ही दूर कर रहा हूँ। ये जरा पढ़ें इसको दोबारा, ये क्या लिखा हुआ है? बोले there are 5 broad divisions or groups: moral approach, psychological approach, formalistic approach. आपको आधी लाइन पढ़नी आती है, आधी नहीं आती पढ़नी, तो क्या ऊपर लिखा हुआ है? सर पढ़नी आती, लेकिन जो जरूरी चीजें मैं वही पढ़ता हूँ। बस ठीक है, फिर आप वही पढ़ो जो आपका दिल चाहता है ना। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल टेक्स्ट। सॉरी सर, ये वाला मुझे विजिबल नहीं है। कैसी बात करते हो, आपको विजिबल क्यों नहीं है? और किस किस को ये विजिबल नहीं है जी स्लाइड? हाँ सर, अब विजिबल है। एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल टेक्स्ट एंड डिवाइडेड देम इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप्स और कैटेगरीज। आप ये डिवाइडेड से पहले वाली बात को जरा बोलने, क्या है इसका, आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल टेक्स्ट्स, क्रिटिकल टेक्स्ट की जो कैटेगरीज है, इसको ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये when we use some anthology towards, anthology mean collection of different writer works. Okay. We can say, or different collection of text, we can say normally. When it is used, when there are different writer or contributions from different writers. Okay. When there are different, there is a contribution of different writers, तो इसको इस एनालॉजी को हम यूज करते हैं, एंथोलॉजी को, जिसमें 5 इसके ग्रुप्स हैं। तो ये हमें क्या फायदा देती है, क्या गाइडलाइन देती है? ये हमें एक गाइडलाइन देती है कि हम टेक्स्ट को किस तरह हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक मोरल अप्रोच है। Okay, in terms of morality we can analyze a text. Next one is psychological approach. Next one is formalistic or stylistic approach, we can say, बोलो in which there is stress on linguistic aspects of language, text. Next one is archetypal approach, or next one is sociological, in terms of society or in the context of society जो हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। आपका जो पहला सेंटेंस था कि टेक्सचुअल एनालिसिस करने के लिए इन अप्रोचेस को हम यूज करते हैं, ऐसा ही है? जी सर। तो टेक्सचुअल एनालिसिस जो है ये रिसर्च है, इसका अंदाजा है आपको या नहीं? सर फिर तो हम हर एक टेक्स्ट को हम एनालाइज करते हैं, तो फिर हम इसको रिसर्च कह सकते हैं क्या करते हैं? टेक्स्ट तो हम हर एक टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं शॉर्टली, नॉर्मली। मुझे नहीं पता आप क्या क्या करते हैं। आपकी जो रिसर्च की एक फॉर्म है, ये मतलब मुझे तकलीफ ये इसलिए हो रही है कि वो सारी